हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो उसमें से मैंने कुछ टाइप्स आपको नहीं करवाई थी क्योंकि हमें कुछ और चीजें पहले डिस्कस करनी थी, उसके बाद हमें वो टाइप्स करनी थी। तो जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक्स कवर किए थे वो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब आज का जो भी वीडियो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ बेसिक ऑपरेशंस करेंगे मैट्रिसेस पे बेस्ड। देन हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद कंपेरेबल एंड इक्वल मैट्रिसेस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देन हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज क्या होता है। अगर आपको ट्रांसपोज क्लियर हो जाएगा तो उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज को भी हम यहाँ पे इसी चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में यूज करने वाले हैं। और उस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से पता है तो आप डायरेक्टली वहां पे आंसर कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ये सारा का सारा करने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा डिटरमिनेंट, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो डिटरमिनेंट के लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 4। तो वहां पे हम ये डिस्कशन अपना कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आज का जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज। और ये जो चार टाइप्स हमारे पास बची हैं हमारे मैट्रिसेस की, उन टाइप्स को हम डील करेंगे इस लेक्चर में। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस की, कि बेसिक ऑपरेशंस जो चार ऑपरेशंस हम यूज करते हैं वो चारों ऑपरेशंस का मैट्रिसेस में क्या रोल होगा। तो सबसे पहले ऑपरेशन आता है आपका एडिशन। एडिशन मतलब बात करता है यहाँ पे किसी दो मैट्रिक्स का सम, यानी कोई भी मैट्रिक्स ए है और कोई भी मैट्रिक्स बी है, तो इन दोनों का एडिशन यानी इन दोनों को ऐड करना। अब जब आप ऐड करने के लिए जाते हो कोई भी दो मैट्रिक्स को, तो ये यहाँ पे कंडीशन लगा देता है कि ये कंपेरेबल होनी चाहिए। अब कंपेरेबल का मतलब क्या है? इट मींस आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होंगे। कंपेरेबल मैट्रिसेस यहां से आ जाती है आपके पास। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो कोई भी दो मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिसेस होंगी अगर उनका ऑर्डर सेम है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ मैट्रिक्स ए की और मैट्रिक्स बी की, और मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ये बोलता है कि दोनों मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, कंपेरेबल होंगी। यानी कि अगर ए का ऑर्डर 2/3 है तो बी का ऑर्डर भी 2/3 ही होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होंगी, जब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज आल्सो 2/3 एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज आल्सो 2/3। अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको बताऊं तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, m/n होना चाहिए। अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी जिसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो इन दैट केस वी विल से दैट दिस टू मैट्रिसेस आर कंपेरेबल। तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी, कंपेरेबल हो जाएंगी। एक और आपकी मैट्रिक्स मैंने अभी बताया आपको, इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? अगर कोई भी दो मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं, कोई भी दो मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। अब आप पूछोगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, तो एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 4, तो 2/2 ऑर्डर की है। तो दूसरी मैट्रिक्स जो बी होगी वो भी आपकी 2/2 ऑर्डर की होगी, तो ए बी सी डी। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो गई कि ए और बी दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं, आपकी कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं। अगर ऐसा है, ये मैट्रिक्स अगर कंपेरेबल है, तो आपको क्या करना है, बस इनको ऐड करके दिखाना है और ये बताना है कि ये इक्वल मैट्रिसेस कब होंगे। तो देखो ए मैट्रिक्स में मेरे पास 1 2 3 4 है और बी मैट्रिक्स में मेरे पास ए बी सी डी है। तो इक्वल होने के लिए इसने बोला कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर यहाँ पे ये एलिमेंट A11 है,
इस मैट्रिक्स ए का, और मान लो मैं मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को B11 B12 इस तरीके से डिनोट करती हूँ, तो ये जो B11 एलिमेंट है ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, यानी सेम पोजीशन पे अकर करते हैं दोनों के दोनों। तो A11 एलिमेंट अगर आपके B11 एलिमेंट के इक्वल है, A12 एलिमेंट आपके B12 एलिमेंट के इक्वल है, A21 एलिमेंट आपका B21 एलिमेंट के इक्वल है, और A22 एलिमेंट आपका B22 एलिमेंट के इक्वल है, तो आप कहोगे कि ये दोनों मैट्रिसेस कैसी हैं, आपकी इक्वल मैट्रिसेस हैं। जैसे यहाँ पे आपका एलिमेंट 1 है और यहाँ पे आपका एलिमेंट A है, अगर A एलिमेंट 1 के इक्वल हो जाता है, B एलिमेंट 2 के इक्वल है, और C एलिमेंट 3 के इक्वल है, और D एलिमेंट 4 के इक्वल है, तो आप कहोगे कि आपकी मैट्रिक्स A और B क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स आपके पास मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A में कैसे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और ये आपकी मैट्रिक्स B है, इसमें क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4। आप कहोगे कि मैम देखो A भी 2/2 ऑर्डर की है, B भी 2/2 ऑर्डर की है, जो एलिमेंट्स वहां पे वही सेम एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगी। तो मैं कहूंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने की थी उसमें आप एक वर्ड यूज करते हो, ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, तो वो एक ऑर्डर डिफाइन करता है। अगर ऐसा ही उसको करना था, एक ट्रे में 4 आइटम्स ही उसको रख के परोसने थे, तो वो ऑर्डर और अरेंजमेंट की बात ही नहीं करता, वो डायरेक्टली उठाता कहीं पे भी पुट कर देता। तो अरेंजमेंट करने की जरूरत ही क्या थी, आप 4 कप को लाइन से रख के लेके जाओ, या 4 कप को कैसे भी आप अरेंज करके लेके जाओ, तो वो 4 कप चाय ही तो आप सामने वाले को देने जा रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसको अरेंज करके लेके जाना है, अरेंजमेंट की बात करता है, और वो भी ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की बात करता है। तो जब ये 1 1 ऑर्डर है इसका यहाँ पे, तो आप ऐसा क्या, ये देखो 2 आपका 1 2 ऑर्डर पे है, और यहाँ पे वो 2 1 हो गया है। दिस इज योर A12। मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बताई थी, अगर किसी को क्लियर ना हो तो लास्ट लेक्चर में जाए और ये रिप्रेजेंटेशन आप चेक कर लें कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स पोजीशन इन अ मैट्रिक्स। और यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये चेंज होगी, क्या हो चुकी है आपकी A21। तो A12 और A21 इक्वल है, ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है यहाँ पे। तो आप नहीं कह सकते कि A और B कैसी मैट्रिसेस है, इक्वल मैट्रिसेस, तो ये गलत होगा। आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, कि जो यहाँ पे A11 है दैट इज 1, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 यहीं पे होगा, यहाँ पे 3 है तो 3 यहीं पे होगा, यहाँ पे 4 है तो 4 यहीं पे होगा। अगर ये एक दूसरे के सामने जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं आपके, जो सेम पोजीशन पे हैं दोनों मैट्रिसेस में, वो इक्वल हैं, तो आपकी मैट्रिक्स कैसी होंगी, इक्वल मैट्रिक्स होंगी। तो कोई भी कंपेरेबल, सबसे पहले तो आप यही चेक करोगे कि कंपेरेबल है या नहीं है। अगर कंपेरेबल है तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे कि क्या A11 B11 के इक्वल है, A12 B12 की, A21 B21 के, और A22 B22 के। अगर एक एलिमेंट भी यहाँ पे इक्वल नहीं है तो आप यही कहोगे कि ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। मान लो 3 पोजीशन पे सेम एलिमेंट्स है, लेकिन किसी एक पोजीशन पे एलिमेंट सेम नहीं है, तो आप कहोगे कि दिस टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। अब आपको दे दिया जाए कि यहाँ पे A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और B मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, और आपसे बोल दे कि बताओ ये मैट्रिसेस इक्वल होंगी या नहीं होंगी, तब भी मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि पहली कंडीशन आप चेक क्या करोगे कि क्या दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं। अगर कंपेरेबल है तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करोगे, अदरवाइज आप वहीं पे स्टॉप कर दोगे, आगे आपको मूव करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि बच्चे को बोल दिया जाएगा कि A और B का सम फाइंड आउट करो, और आप है ना फाइंड आउट करना स्टार्ट भी कर देते हो, जबकि पहले कंडीशन चेक करनी होती है कि वहां तक पहुंचने के लिए जो जो कंडीशंस हैं क्या वो सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होती तो फिर आगे फायदा ही क्या है आपको करने का। वहां पे एक और ऑप्शन होता है नन ऑफ दिस, तो फिर वो आंसर होता है ना आपका।
तो सेम यहाँ पे जब हम एडिशन की बात करते हैं, जो 4 बेसिक ऑपरेशंस की हम बात करते हैं, तो एडिशन पहली ही कंडीशन आपको ये बोलता है कि क्या मैट्रिसेस कंपेरेबल है। अगर मैट्रिसेस कंपेरेबल है, कंपेरेबल मींस बोथ मैट्रिसेस जिनकी बात आप करते हो, 2 की बात करो, 3 की बात करो, 4 की बात करो, जितनी भी मैट्रिसेस को आप ऐड करने जा रहे हो, जितनी भी मैट्रिसेस की आप यहाँ पे बात करते हो, क्या वो सारी की सारी मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं, यानी कि क्या सभी मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करते हो, दैट इज द एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब करते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे बात करें हम एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो ये कहता है कि पहली कंडीशन चेक कर लो कंपेरेबल है या नहीं है। कंपेरेबल है तो आप फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे जाओ, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आप ऐड करोगे। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कैसे होंगे, मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, और दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट है। वो कहता है कि ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करो। तो ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले मैंने चेक किया कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 2/2 एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज आल्सो 2/2। तो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड, कंपेरेबल है। अब हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे A11 किसमें ऐड होगा, A11 जो इसका B11 है, बी मैट्रिक्स में B11 B12 टाइप के एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए, ए मैट्रिक्स में A11 A12 A21 A22 टाइप के एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए। तो A और B को जब भी आप ऐड करोगे तो किस तरीके से ऐड करोगे, यहाँ पे जो एलिमेंट है A11 जो पोजीशन है सेम उस एलिमेंट की पोजीशन यहाँ पे होगी, तो 1 प्लस A, तो ये आपको क्या देगा, AB11 यानी ए और बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आपको देगा। उसके बाद जब आप A12 पोजीशन को ऐड करोगे तो ये आपकी A12 है और यहाँ पे आपकी ये B12 है। तो आप किस तरीके से ऐड करोगे, 2 प्लस B, फिर यहाँ पे 3 प्लस C और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस D। तो अब देखो ये सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपके पास A प्लस बी मैट्रिक्स आ गई, इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को क्या करोगे, ऐड करोगे। सेम वे में आपको सब्ट्रैक्शन के लिए करना है, तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या कहता है कि सबसे पहले आप चेक कर लो कि क्या मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं। अगर मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं देन आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ आपको माइनस करना है, 2 मैट्रिसेस को आप सेम वे में सब्ट्रैक्ट करोगे। 1 में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 में से बी को सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 में से सी को सब्ट्रैक्ट करोगे और 4 में से डी को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2 मैट्रिसेस। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी। अब मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एक तो किसी स्केलर से आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, और एक जब 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, जैसे अपने 2 मैट्रिक्स को ऐड किया, 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो सेम वे में 2 मैट्रिक्स को ऐड भी तो करेंगे ना। और एक होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी किसी स्केलर से आप पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो कैसे करते हो, तो दोनों पे ही हम यहाँ पे काम करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो क्या कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, एक स्केलर अगर आपको गिवन है किसी भी मैट्रिक्स ए के साथ, मान लो दिस इज योर स्केलर ए और ये कोई मैट्रिक्स ए है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए आपको गिवन होगी 1 2 3 4। स्केलर कुछ भी आपको गिवन हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो स्केलर की जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ, तो आप हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे उस स्केलर के साथ। तो जैसे कि ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो k इंटू 1, k इंटू 2, k इंटू 3 एंड k इंटू 4, ये हो जाएगी आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर आपका सेम रहेगा। सेम वे में अगर आप किसी स्केलर से डिवाइड करते हो तो उसको हम यूज करेंगे स्केलर डिवीजन बाय एनी स्केलर। तो ये डिवीजन में यूज कर लेती हूँ यहाँ पे व्हाट,
तो किस तरीके से होगा, वो 1/k टाइप का हो जाएगा। तो 1/k से जब आप यानी k से जब डिवाइड करोगे तो वो उसके हर एक एलिमेंट को क्या कर देगा, k से डिवाइड कर देगा। तो 2/k, 3/k एंड 4/k। जैसे आप ब्रैकेट में काम करते हो, आपके पास मान लो कोई नंबर है 2 + 3 + 5 है, आपको किसी नंबर से इसको डिवाइड करना है, मान लो 2 से ही डिवाइड करना है, तो आप हर एक नंबर को सेपरेटली डिवाइड करते हो ना। 2 is divided by 2 + 3 is divided by 2 + 5 is divided by 2। और अगर मैं मल्टीप्लाई की भी बात करती हूँ, मान लो 2 से आप मल्टीप्लाई करने वाले हो 2 + 3 को, तो आप क्या करते हो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो। तो इसी तरीके से तो ओपन होता है ना। तो सेम वे में हमारा मैट्रिसेस के लिए अप्लाई होता है कि अगर किसी स्केलर से आप पूरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो तो उसके हर एक एलिमेंट को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप डिवीजन की बात करते हो, डिवीजन बाय अ स्केलर, तो वहां पे भी आप क्या करोगे, मान लो k से ही आपने डिवाइड किया किसी मैट्रिक्स A को, तो आप उसके हर एक एलिमेंट को किससे डिवाइड कर दोगे, k से डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पे ये चार जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने की है, इन्हीं पे बेस्ड कुछ एक और प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि सबसे पहले एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं आपके पास। एडिशन की चार प्रॉपर्टीज हैं, उन चारों प्रॉपर्टीज पे ही हम बार बार काम करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। छोटी क्लासेस में ही हम इन प्रॉपर्टीज पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं जब हम नंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। आई थिंक 3rd 4th क्लास में, स्टैंडर्ड में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज वहां पे डिफाइन होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और लास्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखो, अगर मैं एडिशन की बात करती हूँ यहाँ पे, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी या नहीं करेगी। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है। अगर मैं A और B मैट्रिक्स को ऐड करती हूँ, तो क्या मैं B और A को ऐड करूंगी तो मेरे को सेम वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो A को B में ऐड करने के बाद मिलते? यस, डेफिनेटली। आप A में B को ऐड करो या B में A को ऐड करो, आपको सेम रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो यानी कि एडिशन में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी आपकी दो मैट्रिसेस पे। और ये तो आपको क्लियर ही होगा ना, एडिशन कब पॉसिबल होगी, व्हेनेवर A एंड B बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, यानी दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से अगर A + B इक्वल है B + A के, तो हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर बात की जाए तो मैट्रिसेस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही आपसे पूछता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको दे दी जाएगी, किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एडिशन मिलेगा आपको, सब्ट्रैक्शन मिलेगा आपको, कोई और ऑपरेशंस वहां पे डाल देगा, फिर आप चेक करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये इसीलिए ये प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है करनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको चेक भी करना है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेके कि कोई भी मैट्रिक्स ए आपने ले ली, कोई भी जनरल एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो। देन मैट्रिक्स बी आपने ले ली, आप 2 + 3 लिखो, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे। मान लो एक मैट्रिक्स का एलिमेंट 2 था और दूसरी मैट्रिक्स का एलिमेंट ए था, आप 2 + a लिखो या a + 2 लिखो। अगर मैं a की जगह यहाँ पे कोई नंबर भी लेके चलती तो 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बोथ आर सेम। तो इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। फिर बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 3 मैट्रिक्स होंगी, अगर इस तरीके से आप प्रूव कर दो कि उन मैट्रिक्स का जो सम है वो इस तरीके से होल्ड करता है, तो आप क्या प्रूव कर दोगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है एडिशन के रिस्पेक्ट में। और देखो सिंपल सी बात क्या है, बी और सी का सम आपने फाइंड आउट कर लिया, फिर उसको ए में ऐड कर दिया, या मैं ये कहूँ आपने 2 और 3 को ऐड किया और उसमें आपको 4 ऐड करना है, तो 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। 5 में जब 4 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे करो, 2 को बाहर रखो, 3 और 4 को ऐड कर लो। 3 और 4 को आपने ऐड किया, 7 आया, 7 में आपने 2 को ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिलने वाला, अगेन
9 मिलने वाला है। तो मैट्रिसेस में भी तो आप यही करते हो ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे। जब भी आप एडिशन की बात करोगे तो आप मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही तो ऐड करोगे ना। तो उन एलिमेंट्स पे भी आप इसी तरीके से ब्रैकेट अप्लाई करोगे। तो पहले बी और सी को ऐड करोगे, देन उसमें ए को ऐड करोगे, यहाँ पे आप ए और बी को ऐड करोगे, देन उसमें सी को ऐड करोगे, तो आपको रिजल्ट तो सेम ही मिलने वाला है ना। दोनों मैट्रिसेस क्या रहने वाली हैं, सेम रहने वाली हैं। तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है और बहुत अच्छे से होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस से यहाँ पे क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हम ऐसी कौन सी मैट्रिक्स को ऐड करें कि आपको सेम वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए। यानी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आप उसमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड करो कि आपको मैट्रिक्स ए मिल जाए, या फिर ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसको ए में ऐड किया गया और आपको रिवर्स मतलब इन रिटर्न आपको क्या मिला, मैट्रिक्स ए मिली। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम एडिशन की बात करते हैं, हम नंबर्स पे भी बात करते हैं, जब थर्ड स्टैंडर्ड में आप ये चीजें करना स्टार्ट करते हो तो वहां पे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिया जाता है आपको। नेचुरल नंबर्स हम स्टार्ट कर चुके होते हैं उस टाइम पे, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की जब बात की जाती है तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो आपको वो नंबर दोबारा मिल जाएगा। तो सेम वे में जीरो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, उसको आप किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे तो आपको वो मैट्रिक्स क्या मिलेगी, दोबारा मिल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर प्रैक्टिकली मैं आपसे बात करूं तो कुछ भी ऐसी इमेज आपकी क्रिएट हो चुकी है कि आपकी आइडेंटिटी को कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो आपकी आइडेंटिटी कब चेंज नहीं हो सकती, वो मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी है। यानी आप जैसे हो आप वैसे ही दिखो। तो वो मिरर में, जब आपके बीच में मिरर है तो मिरर के एक तरफ भी आप दिखते हो और इस तरफ भी आप दिखते हो। तो वो मिरर अगर आपके सामने है तो दोनों तरफ आप ही दिखते हो। तो दैट इज द आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है वहां पे। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है एग्जाम्पल जहां पे आप अपने आप को सेम यानी आपकी आइडेंटिटी को एज इट इज मेंटेन करके रख पाओ। तो ये कहता है कि ए में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स को आप ऐड करो कि आपको दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाए, यानी मैट्रिक्स ए ही आपको मिल जाए, उसकी आइडेंटिटी अफेक्ट ना हो, उसकी जो पहचान हो वो एज इट इज रहे। तो वो जीरो मैट्रिक्स है कि जीरो मैट्रिक्स को आप कहीं पे भी ऐड करो वो आपको रिटर्न में क्या देगी, वही सेम मैट्रिक्स देगी। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। इनवर्स क्या कहता है, देखो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी बताया था जब हमने डिस्कशन किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, तो वहां पे मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि इनवर्स बेसिकली होता क्या है। बच्चे क्या कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर a इज इक्वल टू समथिंग है तो उस तरफ जाके डिवाइड में जो a आएगा उसकी पावर -1 दैट इज इनवर्स। नो, मैंने वहां पे भी आपको क्लियर किया था कि वो इनवर्स नहीं होता है। दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनवर्स। इनवर्स अगर मैं एडिशन की बात करूं तो इनवर्स क्या है, एक ऐसा नंबर आपको लेके आना है जिससे आपको रिटर्न में जीरो मैट्रिक्स मिले। कि ए में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें, क्योंकि एडिशन की बात चल रही है ना, कि ए में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। या ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसको ए में ऐड किया जाए और हमें क्या मिल जाए, जीरो। तो हमेशा एक नंबर का नेगेटिव क्या होता है, उसमें ऐड करते ही वो उस नंबर को जीरो में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका -a हो जाएगा। तो -a is the inverse of the matrix A, और we can see that A is the inverse of the matrix -a, क्योंकि यहीं से हमें क्या मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए चारों की चारों प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर यही बात हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन इन प्रॉपर्टीज को फेल कर देता है। कैसे फेल कर देगा, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने लिखा 2 + 3, मैं बात करती हूँ सब्ट्रैक्शन की। तो 2 - 3 और 3 - 2 अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ से तो आपको 1 मिलेगा और यहाँ से आपको -1 मिलेगा। बोथ आर नॉट डिफरेंट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करती है तो सिर्फ 2 ही मैट्रिक्स पे था, तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ये कैसे होल्ड कर जाएगी, ये भी होल्ड नहीं करेगी। फिर आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स आपकी होल्ड कर जाएगी, क्योंकि ए में से आप जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर यहाँ पे देखो जीरो में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ना। दोनों केसेस में आपको मैट्रिक्स ए नहीं मिलने वाली। तो ये देखने में आपको लगा होगा कि हाँ जीरो जीरो है तो जीरो ही कर देगी ना, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें मिल जाएगी, बट नहीं मिलेगी। देखो मैं आपको क्लियर करती हूँ कैसे।
2 में आपने 0 को ऐड किया, आपको 2 में से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट किया, आपको 2 मिल गया, लेकिन फिर आप 0 में से भी तो 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो वहां पे भी तो आपको ये मिलना चाहिए ना, बोथ साइड्स। तो यहां से तो आपको 2 नहीं मिला, तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो इट मींस आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम वे में इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों क्या चले जाएंगे, डिफरेंट चले जाएंगे आपके पास। तो ये आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हमारा सेम पैटर्न रहेगा, सेम मेथड रहेगा। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, और ये थोड़ा सा अच्छे से आप करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन आना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे अभी हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की थी ना सारी की सारी प्रॉपर्टीज, वो सेम प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे भी चेक करेंगे कि क्या मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी होल्ड करती है या नहीं करती। तो कोई भी दो मैट्रिक्स आप लेके चलोगे, दिस इज योर मैट्रिक्स ए एंड दिस इज योर मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स लेके चलते हैं, मान लो मैं 2x2 का ही लेके चल रही हूँ ताकि थोड़ा सा सिंपल हो, थोड़ा सा इजीली हम उसको कर पाए। और इसके मैट्रिक्स डिफाइंड कब होंगी, यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा, जब मैट्रिक्स डिफाइन होंगी, जब ऑर्डर डिफाइन होगा तभी आप प्रोडक्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप प्रोडक्ट नहीं कर पाओगे दो मैट्रिसेस की। तो वो डेफिनेशन क्या रहेगी उस चीज की, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी यहाँ पे। मान लो मेरे पास ये कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, और बी कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2। 2/3 यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे 2 है, और 3 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम 3/2 का क्या मतलब है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज, और 2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर आपको ऑर्डर दे दिया जाए तो आप अपने मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर तो तैयार कर ही सकते हो ना, कि किस तरीके से एलिमेंट्स होंगे। तो इट मींस यहाँ पे 2 तो रोज होंगी आपकी, दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2, और 3 कॉलम्स होंगे C1, C2, C3। फिर अगर यहाँ की बात करें तो देयर आर 3 नंबर ऑफ रोज, तो ये हो जाएगा R1, R2, R3, और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C2। अब आपको ए और बी की प्रोडक्ट करनी है। आप कहोगे कि मैम जब एडिशन हमने की, सब्ट्रैक्शन हमने की, तो हमने चेक किया कि क्या मैट्रिसेस कंपेरेबल है या नहीं है, तो उसके लिए तो ऑर्डर सेम होना चाहिए था। तो यहाँ पे तो ऑर्डर डिफरेंट है, तो क्या हम यहाँ तो हम फिर मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं कहूंगी कि नहीं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपेरेबल की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। आप देखो, जब भी कोई भी ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे, तो ए और बी की मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी, आप सिर्फ ए और बी के ऑर्डर से ही अपना स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हो। ए और बी जो प्रोडक्ट के बाद आपको मैट्रिक्स मिलने वाली है, उसको मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स सी का। कैसे? ऑर्डर के लिए आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पता होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स आप इस मैट्रिक्स का लेके चलोगे, दैट इज 2। ये कब होगा, जब आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इन दोनों मैट्रिक्स का सेम होगा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक मैट्रिक्स ए गिवन होगी, एक मैट्रिक्स बी गिवन होगी। यहाँ पे रखो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको जो चेक करना है ना, आपको सिर्फ यही चेक करना है कि जो इसका ऑर्डर है 2/3, तो इसका ऑर्डर जहां पे एंड हुआ है, यानी जो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड हुई है, इसकी नंबर ऑफ रोज वहीं से स्टार्ट हो जाए। ये 3 पे एंड हुआ तो ये 3 से स्टार्ट होता है अगर, तो जो इसकी नंबर ऑफ रोज है वो इसकी नंबर ऑफ रोज होंगी, और जो उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। तो यहां से इसका ऑर्डर प्रिपेयर आप कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 2 इस मैट्रिक्स की, और यहां से अगर बी मैट्रिक्स की बात की जाए तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 2, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2। नंबर ऑफ रोज ऑफ ए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, तो ये आपका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स ए बी का। तो इस तरीके से आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करोगे।
अब आप ये कहोगे कि मैम ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया, अब वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपका एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ पे A11, हाँ बी मैट्रिक्स है तो मैं B11 ले लेती हूँ, B11, इरेज कर देते हैं इसको ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। ये होगा B11, B12, B21, B22, B31, B32। अगर आपके पास मैट्रिक्स ए बी जो भी आएगी इनकी प्रोडक्ट करके उसमें भी एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे होगा ना, तो वो एलिमेंट भी आपका मान लो ये मैट्रिक्स सी है तो वो किस टाइप का होगा, C11 टाइप का होगा। फिर जो दूसरा एलिमेंट होगा वो C12 टाइप का होगा। फिर जो तीसरा एलिमेंट होगा C21 टाइप का, चौथा एलिमेंट C22 टाइप का होगा। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बनेगा, कैसे तैयार होगा, वो हमें देखना, वो हमें समझना, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही केयरफुली आपको करना है। अगर आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गई तो मैट्रिसेस में कुछ भी नहीं बचा करने के लिए, फिर आप सारे न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे भी अगर आप मैथ में कंटिन्यू करते हो तो ये आपको एमएससी तक बेनिफिशियल होने वाला है। ये सिर्फ छोटी सी मल्टीप्लिकेशन जो आपको दिखती है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए C11 यानी फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यही हुआ ना, क्योंकि हम रो तो इसकी रोज पे काम कर रहे हैं और कॉलम्स हम इसके यूज कर रहे हैं, उसी से तो हमने ऑर्डर प्रिपेयर किया ना। नंबर ऑफ रोज तो इसकी है, नंबर ऑफ कॉलम्स इसके हैं। और कब, जब आपकी ये दोनों सेम है, यानी इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज अगर ये पोजीशन पे जो वैल्यू है वो अगर सेम है तो ही हमारा ऑर्डर ये बनेगा 2/2। तो ये हमारा ऑर्डर बनेगा किसका, जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है उसका। तो यानी कि इसकी नंबर ऑफ रोज पे काम चलेगा और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स पे काम चलेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है नंबर, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। तो जो C11 होगा ना वो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सी मैट्रिक्स जो कि ए और बी की प्रोडक्ट है। तो ये क्या आ जाएगा, A11 कोरस्पॉन्डिंग की मल्टीप्लाई करते हैं ना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो यहां से A11 की प्रोडक्ट B11 के साथ, ठीक है, फिर प्लस A12 की प्रोडक्ट B21 के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो A13 बचा और यहां पे क्या हो गया, B31, A13 B31, दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट C11, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड एलिमेंट की, तो सेकेंड एलिमेंट मेरे पास क्या होगा, C12 यही होगा ना, यहाँ पे आएगा आपका सेकेंड एलिमेंट दैट इज C12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब देखो फर्स्ट रो तो आपकी यही रहेगी लेकिन सेकेंड कॉलम आपका चेंज हो जाएगा। तो अब की बार आप क्या करोगे, A11 की B12 के साथ मल्टीप्लाई, A12 की B22 के साथ मल्टीप्लाई और A13 की B32 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दोगे। तो ये क्या बन जाएगा, C12 हमारे पास A11 और यहां से B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 और B23। तो ये आ गया आपके पास C12 यानी इसका सेकेंड एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, C21 का मतलब क्या है, आपकी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब हम कहा जंप कर चुके हैं, सेकेंड रो पे जंप कर चुके हैं। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम यहाँ पे यूज करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। अब हम काम करेंगे सेकेंड रो पे और इसकी प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा C21। तो करो मल्टीप्लाई, A21 की B11 के साथ, A21 B11 फिर A22 सेकेंड एलिमेंट की सेकेंड एलिमेंट के साथ, तो प्लस A22 B21 और थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट के साथ, तो A23 और B31। दिस इज योर एलिमेंट C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब हम बात करेंगे किसकी, C22 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। दिस इज योर सेकेंड रो
एंड दिस इज योर सेकेंड कॉलम, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, C22 मिलेगा। तो सेम यहाँ पे भी फिर A21 की प्रोडक्ट किसके साथ करोगे, B12 के साथ, A21 B12 प्लस A22 B22 प्लस A23 B32, A23 B32, तो ये हो जाएगी आपकी C22, ये वाला एलिमेंट। तो ये आ गई आपके सामने प्रोडक्ट किसकी, A और B की। अब एक चीज नोटिस करना आप थ्रू आउट, अगर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट है C11, तो जब आप चेक करोगे तो थ्रू आउट आपको C11 ही मिलने वाला। कैसे, देखो मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ ताकि इजीली आप देख पाओ। ये ट्रिक है आपकी, ये किसी ने नहीं बताई होगी आपको। देखो ये 1 1 सेम है, यहां से आपका 1 1 बन गया। नंबर 2 पे है तो ये आपका 1 1 बन गया। नंबर 3 पे है तो ये आपका 1 1 बन गया। ये पोजीशन डिफाइन करता है, ये बीच वाले जो नंबर्स हैं 2 3, तीन एलिमेंट्स को ऐड करके आपको C11 मिल गया यहाँ से। अब ये C12 है तो थ्रू आउट आपका 1 2 ही मिलेगा। ये आपकी पोजीशन हुई 1, ये आपकी पोजीशन हुई 2, ये आपकी पोजीशन हुई 3। तो देखो यहां से क्या बना 1 2 1 2, और यहां से भी क्या बनेगा 1 2, तो ये C12 आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे 2 1 बनना चाहिए, 2 1 2 1 2 1, सेम बीच में पोजीशन क्या है 1 1 2 2 3 3। यहाँ पे भी 2 2 बनना चाहिए, 2 2 2 2 2 2, ये आपकी पोजीशन है 1 1 2 2 और 3 3। ये ट्रिक है, ये पैटर्न है जो थ्रू आउट सेम रहेगा, कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिल जाए। अगर आपको ये पैटर्न पता है ना तो आप बड़ी इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, बहुत इजीली। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये जैसे फर्स्ट एलिमेंट C11 है, आपको ये स्ट्रक्चर पता है ना, ये स्ट्रक्चर, तो आप ये पूरा कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बच्चों को ना ऐसे समझ नहीं आता कि फर्स्ट रो की किसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे इस एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता है, इसकी इसके साथ कर देता है, फिर ऐड करना भूल जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर इससे भी हायर ऑर्डर्स की मैट्रिक्स हैं, अगर मैं बात करूं m/n की भी, तो भी बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पोजीशन क्या है। ये आपको पता है C11 है, तो A और B में लास्ट एलिमेंट आपका क्या जाएगा, स्टार्टिंग, और यहाँ से 1 1 पोजीशन होगी आपकी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऐड होएगा इसमें, तो अगेन आपका ये भी क्या जाना चाहिए 1 1 जाना चाहिए। ये आपकी पोजीशन होगी 2 2, ये आपकी पोजीशन, ये आपका 1 बन गया, ये आपकी पोजीशन, ये आपका 1 बन गया। तो एक और एलिमेंट आएगा, वो किस तरीके से आएगा, अगेन आपके 1 B, यहाँ पे 1, तो ये आपकी थर्ड पोजीशन पे है, तो ये आपकी पोजीशन होगी और ये आपका एलिमेंट हो गया। तो देखो 1 1, यहाँ से भी 1 1, यहाँ से भी 1 1, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन पे, ये आपका सेकंड पोजीशन पे, ये आपका थर्ड पोजीशन पे। तो 1 2 3, अगर फोर्थ पोजीशन पे भी जाते, आपसे मान लो फोर्थ एलिमेंट पूछ लेता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 4 एलिमेंट्स अगर होते, तो देखो ये आपका 1 और ये आपका 1 रहता, यहाँ पे 4 4, तो ये फोर्थ तो पोजीशन हो जाती, 1 1 आपका थ्रू आउट सेम रह जाता। इस तरीके से चाहे कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाए, अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आता है, जिसको हमने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, तो अगर आप ये कर सकते हो ना, तो आप इजीली कितनी भी प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएं, आपको यहाँ पे एलिमेंट्स देखने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो और जस्ट एलिमेंट्स को पुट कर दो, क्योंकि पोजीशन तो हमें पता ही है ना। 1 1 का मतलब क्या है, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, B11 यानी B मैट्रिक्स का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट आ गया। सेम वे में B12 की बात करता तो ये B12 हो गया। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सिमेट्री है। अगर मेरे से कहा जाए C21 के लिए प्रिपेयर करो, C21 है, तो देखो कुछ नहीं करना, आप A B रखो, A B रखो, A B रखो, ठीक है। बात तो 2 ऑर्डर की ही कर रहा है, वो एलिमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। 3 एलिमेंट्स पे है तो 3 बार ऐड होएगा। यहाँ पे अगर 2/4 4/2 होता तो 4 एलिमेंट्स हो जाते, यहाँ पे 2/5 5/2 होता तो 5 एलिमेंट्स हो जाते। तो एलिमेंट्स उसी तरीके से आपके चले जाएंगे। अब मेरे से कहा है कि C21 आप इवैल्यूएट करो, तो 2 1, इसकी रो इसका कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम। फर्स्ट पोजीशन 1 1, सेकंड पोजीशन 2 2, थर्ड पोजीशन 3 3, ये आपकी पोजीशन
ये 1, ये 2, ये 3, ये आपका 2 1 थ्रू आउट सेम आना चाहिए, 2 1 2 1। अब उठा लाओ एलिमेंट और कर दो पुट, हो गया सी 2 1 प्रिपेयर हो गया, ये लो जी ऐड कर दिया, एलिमेंट आ गया मेरे पास। तो ये ट्रिक बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो बहुत इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मूव करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे। आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगा। सबसे पहले आपको ऑर्डर लेके आना है मैट्रिक्स का। जब आप दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर मैंने आपको बता दिया, यहां से नंबर ऑफ रोज आप उठाओगे, यहां से नंबर ऑफ कॉलम्स आप उठाओगे, तो जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो उसका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। और डिफाइन होने के लिए आप यहाँ पे जितना एड करता है ना उतने से ही स्टार्ट होना चाहिए। जो मैट्रिक्स ए जहां पे एंड हुई है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। 3 पे एंड हुआ तो 3 से, 4 पे एंड हुआ तो 4 से, 5 पे एंड हुआ तो 5 से, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी योर ऑर्डर। अब यहाँ पे तो 2 और 2 था दोनों में, ये 1 भी हो सकता है। यहाँ पे मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, एक का ऑर्डर 2/3 है, दूसरी का ऑर्डर 3/5 है, तो आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। देखो दोनों सेम है तो यानी ए और बी की प्रोडक्ट तो हो सकती है यहीं से। उसका ऑर्डर क्या होगा वो आपको चेक करना है, तो 2/5 होगा, इसका 2 और इसका 5, तो ये नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या आ गया, ए बी का 2/5 आ गया। तो स्ट्रक्चर तुरंत आपका तैयार हो जाएगा। 2 रो हैं और 5 कॉलम है, तो ये आपकी मैट्रिक्स है। ये 2 रो होगी, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स हो गए। दिस इज योर C1 C2 C3 C4 C5। यहां से आपका क्या आ जाएगा, R1 R2। अब एलिमेंट्स आपको पता ही है, दिस इज योर A11 A12 A13 A14 A15। अब आपको A11 निकालना है या A12 निकालना है या A13 निकालना है। ये रहा आपके पास पैटर्न। अगर ए बी को हमने सी से डिनोट किया था ना, तो ये आपके सी में आ जाएंगे, C11 C13 C15 C21 C22 C23 C24 C25। अब देखो यहाँ पे 2/5 आया है आपका, यानी ये 2 था और ये 5 था, तो 3 थी, तो 3 ही एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे यहाँ पे भी, तो 3 एलिमेंट्स। इसी तरीके से 3 एलिमेंट अरेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे अरेंज कर रखे हैं। अरेंज करो और फटाफट अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतनी मेहनत आपको करने की जरूरत ही नहीं है कि आप एक एक एलिमेंट पे जाओगे, वहां से उठाओगे, फिर आप प्रोडक्ट करोगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो अब मूव करते हैं इसकी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज पे। तो अब देखो वहां पे हमने किया था फर्स्ट वन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज बता दूंगी, लेकिन वो आपको चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि वो होल्ड करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि होल्ड कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, existence of identity, and last one is existence of inverse. तो कॉम्यूटेटिव दो की प्रोडक्ट इस तरीके से इक्वल होंगी। एसोसिएटिव ए डॉट बी सी, एडिशन आ जाता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस तरीके से आप इसको ओपन करते हो और ये इक्वल होना चाहिए आपका ए प्लस बी डॉट सी के। तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और अगर आपके पास है ए प्लस बी डॉट सी तो वो हो जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। इसके सॉरी ये मैंने कुछ यहाँ पे इस तरीके से आएगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको ओपन कैसे किया है मैंने, फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में समझाती हूँ आपको क्या होगी। तो ये हो जाएगा आपके पास येलो, ठीक है। ए डॉट बी प्लस सी है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और दूसरी तरफ से अगर मैं इसको चेक करूं तो ए प्लस बी डॉट सी, तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ये आपका होल्ड करेगा या नहीं करेगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आप किस तरीके से चेक करते हो, जैसे कि अगर आपके पास
ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, सबसे पहले कंपेरेबल चेक करोगे जब आप एडिशन करते हो, फिर उसकी सी के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और आपको डायरेक्ट दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास ए मैट्रिक्स भी आपके पास सी मैट्रिक्स भी है, तो आप ए और सी की प्रोडक्ट करो, देन आप बी और सी की प्रोडक्ट करो, तो यहाँ से जब दोनों को ऐड करोगे तो वही सेम रिजल्ट आपको मिलने वाला है जो यहाँ से मिलेगा। और ऐसे ही अगर ये ब्रैकेट हमारे पास इस तरीके से है ए डॉट बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने ए और बी सी इन दोनों की प्रोडक्ट की तो क्या वो इक्वल होगी, अगर आप ए और बी की प्रोडक्ट करके फिर सी के साथ प्रोडक्ट करो तो ये आपको चेक करना है, अगर ये होल्ड कर जाता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, अदरवाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। फिर आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपके पास एक नंबर है, उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई की जाए कि वही नंबर आपको दोबारा मिल जाए। तो ऐसा तो हमारे पास 1 ही होता था, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी प्रोडक्ट आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करोगे तो इन रिवर्स आपको मैट्रिक्स ए ही मिलने वाली है दोबारा। तो आइडेंटिटी मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ यहाँ पे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी इसकी वो बन जाएगी आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, एडिशन हम कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती है, यहाँ पे है किसकी, आपकी मल्टीप्लिकेशन की बात है, क्या मल्टीप्लिकेशन में भी इस तरीके से होल्ड करता है या नहीं करता है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर बात आ जाए तो वहां पे हमारे पास ए के साथ एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स आप फाइंड आउट करो तो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, यानी कि ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी हो जाए। अगेन मैं आपको यही बोलूंगी कि दिस ए इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1 बाय ए, ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना होता है जो कि हम चैप्टर 4 में सीखेंगे। तो यहाँ पे ए कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये कैसे पता चलेगा, अगर इन दोनों दो मैट्रिक्स है आपके पास और उन दोनों की प्रोडक्ट अगर आप करते हो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो आप क्या कहोगे कि वो मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स है। जैसे मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है और मैंने ए और बी की प्रोडक्ट कर दी और मुझे रिवर्स में क्या मिल गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, और बी और ए की भी प्रोडक्ट की तो वहां से भी मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, तो मैं क्या कहूंगी कि जो मैट्रिक्स बी है ना वो ए का इनवर्स है, यानी ए मैट्रिक्स का इनवर्स जो है बी के इक्वल है या बी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो ए के इक्वल है, तो ये एक दूसरे का इनवर्स होंगे, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये है आपका विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं कि आपको चेक करना है, कोई भी दो मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, आपसे पूछ लेगा कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स कॉम्पिटिटिव हैं, तो आप चेक करोगे क्या दोनों की प्रोडक्ट्स ए और बी की प्रोडक्ट इक्वल है बी और ए के, अगर है तो मैट्रिक्स कॉम्पिटिटिव है, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव नहीं है। सेम एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए आप चेक करोगे, अगर होल्ड करता है तो आपका वो मैट्रिक्स का इनवर्स भी आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, आइडेंटिटी भी आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी और आपका एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव भी होल्ड कर जाएगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे ये होल्ड नहीं करेगा और इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं आपके पास। अब जल्दी से मूव करते हैं हम, हमारा लास्ट जो टॉपिक है इसका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, जब आप कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाता है, यानी व्हेनेवर योर aij is equal to AJI then you will say that these two matrices are, अगर order है m by n, तो आप क्या कहोगे कि मैट्रिक्स A का जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा, अगर मैट्रिक्स A मेरे पास है AIJ m by n ऑर्डर की और ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है, ये क्या आ जाए AJI और ऑर्डर भी क्या रहे आपका m by n। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मान लो मेरे पास एलिमेंट है ए बी सी डी, मुझे फाइंड आउट करना है ए ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो, कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दो, यानी रो इंटरचेंज विद कॉलम एंड कॉलम इंटरचेंज विद रो, तो आपको क्या मिलता है ए ट्रांसपोज। दिस इज योर R1 एंड दिस इज योर R2। तो देखो ए बी को कॉलम से चेंज करना है तो ये कॉलम हो गई आपकी,
सी डी को कॉलम से चेंज करना, ये कॉलम होगी आपकी, दिस इज योर 2 by 2 मैट्रिक्स, दिस इज योर 2 by 2 मैट्रिक्स। तो यहां से रो और कॉलम को जब आप इंटरचेंज करते हो तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स से जब आप ये सिंबल यूज करते हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। कि ए आई जे का जो ट्रांसपोज है वो क्या बन जाए आपका ए जे आई एम बाय एन, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालते टाइम आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो रो में एलिमेंट्स है उनको कॉलम में चेंज कर दो, आपको ट्रांसपोज मिल जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। अब मूव करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे और फिर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे। तो ये कहता है कि अगर ए का ट्रांसपोज आप फाइंड आउट करते हो और उस पे भी ट्रांसपोज अगर आप अप्लाई कर देते हो तो ये हमेशा ए के ही इक्वल होता है। अब देखो इसी एग्जांपल से हम करते हैं, मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है मेरे पास ए बी सी डी। ये कहता है कि ए ट्रांसपोज रो को कॉलम से और कॉलम को रो से रिप्लेस कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। तो ए ट्रांसपोज मैंने निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब फिर कहते हैं कि एक बार और ट्रांसपोज अप्लाई कर दो, तो दूसरी बार जब ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, रो को कॉलम में चेंज कर देगा, यानी जो ए सी रो है वो ए सी कॉलम बन जाएगा, जो बी डी रो है वो बी डी कॉलम बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। देख लो आपका ए के इक्वल है, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर आप किसी एलिमेंट से ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा के ए ट्रांसपोज के इक्वल ही होता है। थर्ड, ये तो बहुत ही सिंपल है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे वही आपको मिल जाएगा दोबारा। उसके बाद थर्ड में क्या कहता है कि अगर आप ए और बी को ऐड करते हो और ट्रांसपोज अप्लाई करते हो तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। ये भी बहुत इजीली आप कर पाओगे। अब ये कहता है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है ना वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। यानी अगर आप दो मैट्रिक्स लेके चलो, एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास ए बी सी डी और दूसरी मैट्रिक्स बी है मेरे पास 1 2 3 4। ये कहते हैं कि ए और बी की प्रोडक्ट करो, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, फिर बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो और उन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, तब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि ए बी का जो ट्रांसपोज है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर चेंज होता है आपका, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी आप प्रोडक्ट करते हो ए और बी की, क्या करते हो, ए और बी की प्रोडक्ट करते हो, तो आप मान लो ये 2/3 ऑर्डर की और ये 3/5 ऑर्डर की है, तो यहां से आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ए बी मैट्रिक्स का कितना बन जाएगा, 2/5 ऑर्डर बन जाएगा। तो ट्रांसपोज तो काम ही इस पे करता है ना, कॉलम्स और रो पे, उन्हीं को तो इंटरचेंज करता है। तो जब पूरा ऑर्डर ही चेंज हो गया तो ट्रांसपोज पे भी तो अफेक्ट होएगा ना। तो इस तरीके से ये चार प्रॉपर्टीज हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आपकी लास्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत केयरफुली आपको करना है, इन पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे आपकी बुक में और बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसका आप ट्रांसपोज करो और वो मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाए, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलूं, मान लो मेरे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स है ए बी सी डी डी ई ई एफ एफ। अब ये एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, ये कहता है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज यानी मेरे को रो और कॉलम चेंज करने पड़ेंगे, तो ए डी एफ फर्स्ट रो है तो ये लो जी, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, डी बी ई सेकेंड कॉलम बन जाएगा और एफ ई सी थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये दोनों सेम रहेंगे, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखो फर्स्ट रो एडीएफ, सेकेंड रो डीबीई, थर्ड रो एफईसी, तो ये क्या है, दोनों सेम आ गए ना। तो ये कैसी मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा। अब आप सोचोगे कि मैम ये बना कैसे, तो वो भी मैं बताऊंगी आपको कि आपको एकदम से अगर कोई एग्जांपल लेके आ रहा है कि ये ट्रांसपोज ए के इक्वल कैसे होगा, तो वो एग्जांपल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। उससे पहले एक बार स्क्यू सिमेट्रिक देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है
कि यहाँ तो आपका एक इक्वल था, अगर A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल हो जाता है तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपके पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A प्लस A ट्रांसपोज भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। और अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी मैट्रिक्स क्या रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। और अगर मैं बात करूं A माइनस A ट्रांसपोज की, अगर A मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A माइनस A ट्रांसपोज भी कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो A माइनस A ट्रांसपोज भी क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो वो भी हम अभी प्रूव करेंगे। तो यहां से मैंने बेसिकली क्या प्रूव कर दिया कि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड A माइनस A ट्रांसपोज, ये आपकी सिमेट्रिक और ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक, यही था। एक स्क्यू सिमेट्रिक है और एक सिमेट्रिक है। तो यहां से देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A ट्रांसपोज से A ट्रांसपोज कैंसिल आउट, A और A 2A और बाहर क्या है 1/2, तो मैट्रिक्स A, यानी मैट्रिक्स A अगर आपके पास है तो आप उसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। तो आप एक प्रॉपर्टी, एक रिजल्ट, एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट बन के यहाँ पे तैयार हो गया कि कोई भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो इन अ यूनिक वे। यहाँ से अब हम आपको मुझे बताना था कि ये कैसे क्रिएट करते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ अच्छे से कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स A गिवन है और आपको क्रिएट करनी है कि वो मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो देखो ये आपका A11 एलिमेंट होगा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। ये आपका A22 एलिमेंट होगा, ये आपका A33 एलिमेंट होगा। अब हम ये आप कोई भी एलिमेंट लेके चल सकते हो, कोई भी एलिमेंट हो सकता है आपका यहाँ पे A11, A12 और A33, ये आपकी चॉइस रहेगी। उसके बाद सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें सिर्फ इतना चेक करना है, अच्छा सिमेट्रिक मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है आपके पास, A12 एलिमेंट होता है और 1-2 का उल्टा क्या होता है 2-1, तो वो 2-1 एलिमेंट यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे A13 एलिमेंट होता है, 1-3 का उल्टा क्या होता है A31। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट होता है दैट इज A23, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या हो जाएगा A32 हो जाएगा। तो जो ये इस तरीके से ना A12 और A21, A32 और A23 और A13 और A31, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लो जो इस टाइप के हैं 1-2 2-1 3-2 2-3 1-3 3-1। तो ये एलिमेंट्स आप सेम रख दो, जैसे A B C, ये मान लो D, ये मान लो E और ये मान लो F, तो रखो यहाँ पे। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स A मेरे पास आ जाएगी, ये एलिमेंट A है, ये B है और ये C है। ये कहता है 1-2 एलिमेंट D है, 1-2 ये लो जी D है। कहता है 2-1 भी D होगा, तो ये लो जी 2-1 भी D है। फिर कहते हैं कि A32 एलिमेंट क्या है, E है, A32 होगा यहाँ पे, ये एलिमेंट E है। तो ये कहते हैं 2-3 भी क्या है, E है। उसके बाद A13 एलिमेंट क्या है, F है, और A31 भी क्या है, F है। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ना, ये 101% आपकी कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बिलीव नहीं होता है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है, A ट्रांसपोज A के इक्वल आना चाहिए, यही बोलती है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी ट्रांसपोज क्या कहता है कि इसके रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाए, तो करो इंटरचेंज। ये आपकी फर्स्ट रो है तो ये चेंज हो गए A D F, ये आपकी सेकेंड रो है D B E, ये आपकी थर्ड रो है F E C। चेक करो मैट्रिक्स A D F A D F A B E D B E F E C F E C, सेम है। तो ये है आपका पैटर्न कि कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बोला था कि जो A प्लस A ट्रांसपोज है ना, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
ये जो सम है ना ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपको गिवन है कि ए मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये मुझे प्रूव करवाना है। तो अगर एक हमने बोला था कि जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है ना वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये किया था ना। तो इसके लिए कंडीशन क्या थी कि ए कैसी होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो एक मैं आपको करवाऊंगी और एक आप खुद से करोगे। तो अगर मैं कहती हूँ कि ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, यानी ये आपको गिवन है। और मुझे प्रूव क्या करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल होना चाहिए, ये मेरे को प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक है, तो A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो क्या होगा, चलो मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाती हूँ। A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, आपने की थी प्रॉपर्टी नंबर 2, A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये भी इसी तरीके से ओपन हो जाएगा, A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। फिर अब देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने क्या की थी, ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू ए। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ गया। यानी हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ गया। जो आप नंबर लेके चले थे वो खुद के इक्वल ही अगर आ जाएगा तो आप क्या कहते थे कि वो मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने प्रूव कर दिया ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर 1/2 आ जाता है यहाँ पे तो आपके पास एक और प्रॉपर्टी थी कि के ए का जो ट्रांसपोज होता है दैट इज के ए ट्रांसपोज। तो अगर 1/2 आ भी जाता थ्रू आउट वो 1/2 भी कॉमन निकल जाता, तो भी आपको ये 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स मिल जाती, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही A माइनस ए ट्रांसपोज कैसी हो जाएगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि इसमें आप क्या दिखा दोगे कि A माइनस ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करोगे तो वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, अब ये भी देख लेते हैं। तो A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, ठीक है, सेम वैसे ही ब्रेक होएगा। तो A का ट्रांसपोज फिर माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे मेरे पास ये तो A ट्रांसपोज ही है और ये क्या हो गया, A में कन्वर्ट हो गया, बट A माइनस ए ट्रांसपोज आना चाहिए था। तो मैं माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो क्या बच जाएगा, A माइनस ए ट्रांसपोज बच जाएगा। तो अब देखो अगर A का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे हम A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेके चले तो वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, तो ये भी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। सेम अगेन अगर के ए पे ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल होता है, के ए ट्रांसपोज के। तो 1/2 की भी मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो भी क्या आ जाएगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ से मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज दोनों को ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंट कर दिया। और दोनों के सम को मैट्रिक्स ए की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यूनिक वे में आप लिख सकते हो। तो उस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन पेपर में ना ऐसे ही आ जाता है डायरेक्टली कि क्या मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए, उसको ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनके सम के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। या कोई भी मैट्रिक्स ए को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में। अगर कर सकते हो तो कितने वेज में आप कर सकते हो, किस तरीके से आप कर सकते हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्टली स्टेटमेंट उठाई जाती हैं और वहीं से क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो आई होप मैट्रिसेस का जितना भी हमने किया वो सारा का सारा आपको क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपका कहीं पे कोई भी डाउट है और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तब तक मैथमेटिक्स करते रहो, चैप्टर 3 करते रहो, क्योंकि अभी चैप्टर 4 जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो चैप्टर 4 पे बेस्ड होगा। उसमें हम जो बच गया हमारा जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, हाउ टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, वो सारा का सारा हम वहाँ पे डील करेंगे। तो तब तक देखते रहो, मैट्रिसेस ट्राई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन की। थैंक यू।